So hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about mole concept, atomic mass and molecular mass. So let's get started. So पहले आज डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास के बारे में. तो एटॉमिक मास है क्या कि एटम का जो मास होता है वो होता है एटॉमिक मास. लेकिन वो एटम का मास को हम कैसे कंसिडर करते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12. तो जो कार्बन 12 का आइसोटोप है उसका 1/12 पार्ट को हम बोलेंगे एटॉमिक मास. तो हमने कार्बन 12 को क्यों लिया? क्योंकि अगर कार्बन 12 को लेंगे तो उसके कंपैरिजन में जो सब एटम है उनका जो वैल्यू आएगा वो नियरली इक्वल टू एक होल नंबर आएगा, नहीं तो इसका आसपास आता है. इसलिए हमने कार्बन 12 को लिया है. तो उस टाइम में क्या था, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं था हमारे पास कि हम एग्जैक्ट मास कैलकुलेट कर सकें. तो इसीलिए हमने कार्बन को एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह लिया. उसके हिसाब से जिसका मास जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा उसके हिसाब से एटॉमिक मास कैलकुलेट होता था. ठीक है. तो ये जो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट को हम बोलेंगे उसका एटॉमिक मास. तो ये वैल्यू कितना होता है? इसका जो वैल्यू होता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24. ये होता है एक एटॉमिक मास. ठीक है. तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन 1 मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम. तो ये 1 ग्राम को हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. तो 1. तो इसी तरह कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है. इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है. तो 16U बोलेंगे. तो 16U 12U इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. तो 12U का मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट. 16U का मतलब है 16 एटॉमिक मास यूनिट. अगर हम 12 को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास. 12 ग्राम एटॉमिक मास. तो इसी तरह 16 को हम बोलेंगे 16 ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. तो ये 16 ग्राम हो जाएगा. तो ये होता है एक एटम का मास. ठीक है. तो उसके बाद देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास. तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? तो एवरेज एटॉमिक मास मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन कार्बन 12 टेकन एज 12. तो हम कार्बन 12 के हिसाब से जिसका मास जितना ज़्यादा होगा और जितना कम होगा उसको बोलेंगे उसका एवरेज एटॉमिक मास. लेकिन ये जो एवरेज एटॉमिक मास ये क्यों निकाला जाता है? एटॉमिक मास पता होता तो एवरेज मास चाहिए ही क्यों? देखो, ये जो एटम होते हैं वो एक टाइप का एटम नहीं रहते हैं नेचर में. एक एलिमेंट, लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट के पास 3 आइसोटोप प्रेजेंट है. तो क्या है? H11, H12, H13. तो ये जो 3 आइसोटोप है इसका मास क्या हुआ? H11 का मास हो गया 1, H12 का मास हो गया 2, H13 का मास हो गया 3. तब अब कंफ्यूजन आएगा तो किसका मास को हम एटॉमिक मास लेंगे? यहाँ पर तो तीन एटम प्रेजेंट है, 3 डिफरेंट एटम. तो 3 डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट है. इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे. तो आइसोटोप मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब क्या होता है? तो आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. अगर सेम एटॉमिक नंबर होके डिफरेंट एटॉमिक मास होता है तो उसको बोलेंगे आइसोटोप. अभी ये आइसोटोप जो है एक एलिमेंट को बिलोंग्स करते हैं लेकिन उनका मास डिफरेंट है. तब कंफ्यूजन आएगा तो किसको हम लेंगे एटॉमिक मास? तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा. क्या निकालेंगे हम? ये तीनों एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो तीनों आइसोटोप है ये तीनों आइसोटोप नेचर में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. तीनों आइसोटोप का जो परसेंटेज जो प्रेजेंट रहते हैं वो इक्वल अमाउंट में नहीं रहते. क्या होता है? लेट अस कंसीडर अगर हाइड्रोजन H11 जिसको बोलते हैं प्रोटियम ये 98% है प्रेजेंट.
तो ये H12 ये हो गया 1.2% प्रेजेंट, ये मैं सिर्फ मान के चल रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। एंड जो H13 है 0.8%। तो पूरा जो हाइड्रोजन है वो हमारे लिए 100% है, लेकिन ये 100% से जो H11 का परसेंटेज है दैट इज अराउंड 98%, और 12 का जो परसेंटेज है दैट इज 1.2%, और H13 का जो परसेंटेज है दैट इज 0.8%। तो अगर ये इतना परसेंट हुआ तो उसको हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला बोले कि फॉर्मूला लेते हैं, जो फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, फॉर्मूला हो गया एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू P1A1 P2A2 P3A3। तो P1A1 क्या है? P का मतलब है रिलेटिव एबिडेंस। तो रिलेटिव एबिडेंस क्या है कि ये जो परसेंटेज है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं रिलेटिव एबिडेंस। तो ये जो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है प्रेजेंट में, उसको बोलेंगे रिलेटिव एविडेंस, और ये आइसोटोप का जो मास है उसको बोलेंगे आइसोटोपिक मास। तो रिलेटिव एविडेंस इनटू आइसोटोपिक मास, वो सारे आइसोटोप का सॉम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? हम पहले तो चाहिए आइसोटोप का मास, उसके साथ उसका रिलेटिव एविडेंस। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिलेटिव एविडेंस क्या क्या है। तो इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, पी का मतलब हो गया रिलेटिव एविडेंस, तो उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन है हमारे पास, बोरॉन ऑकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप। तो जो बोरॉन है 2 आइसोटोप में प्रेजेंट है, दैट इज एटॉमिक मास 10 एंड एटॉमिक मास 11, whereas the percentage of abundance of 2 isotope in a simple boron having average atomic mass 10.8। तो इसका मतलब क्या है? जो बोरॉन है वो 2 आइसोटोप में प्रेजेंट है, एक का मास 10 है, एक का मास 11 है, एंड उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस हम कैलकुलेट करेंगे ये 2 आइसोटोप का। अभी एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है, तो हम लिख लेंगे जो हमको गिवन है। तो गिवन दैट एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 10.8। 2 आइसोटोप प्रेजेंट है, एक है बोरॉन 10, एक है बोरॉन 11। तो इसका मतलब हो गया यहां पर A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू 11। यहां पर रिलेटिव एविडेंस हमको पता नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं, लेट अस कंसीडर रिलेटिव एविडेंस ऑफ बोरॉन 10 इज इक्वल टू X%। जो बोरॉन 10 है वो X% है। अभी बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 को मिला के कितना परसेंटेज है हमारे पास? 100%। अगर बोरॉन 10 सिर्फ X% होगा तो बोरॉन 11 कितना होगा? 100 माइनस X। तो 100 माइनस X का मतलब ये इतना परसेंटेज हो गया। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू P1A1 प्लस P2A2 होल डिवाइड बाय 100। तो P1 का वैल्यू पता है, X डाल देंगे, ये कैलकुलेट हम निकालेंगे, ये वैल्यू तो हमें निकालना है। A1 का वैल्यू पता है 10, प्लस P2 के जगह में हम लिखेंगे 100 माइनस X, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 100। अभी एवरेज एटॉमिक मास हमको पता है 10.8, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1080 इज इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x। तो अगर यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा x इज इक्वल टू 1100 माइनस 1080 जो आता है 20।
तो जो 20% क्या आएगा, बोरोन आइसोटोप। तो अगर x का वैल्यू 20 हो गया तो 100 माइनस x कितना होगा, 80%। तो इसका मतलब हुआ बोरोन 10 जो है वो 20% प्रेजेंट है, उसका रिलेटिव एविडेंस 20% है, एंड बोरोन 11 का जो रिलेटिव एविडेंस है वो है 80%। तो इन दोनों को मिला के हमने एवरेज एटॉमिक मास 10.8 हमको मिला है। तो समझ में आ रहा है तो कैसे एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जाएंगे मॉलिक्यूलर मास को। तो अभी हमने एटॉमिक मास देख लिया, अभी मॉलिक्यूलर मास को जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास है क्या, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन कंपाउंड और स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। जो कंपाउंड का स्मॉल पार्टिकल होता है वो होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कंपाउंड किससे बनता है, दो या दो से ज्यादा एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। तो लेट अस एक कंपाउंड वाटर एक हमारा कंपाउंड है। तो ये वाटर के अंदर कितना एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है प्लस एक ऑक्सीजन एटम है। अभी हाइड्रोजन का एटम का मास हमको पता है दैट इज 1, ऑक्सीजन का मास पता है दैट इज 16। तो ये क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। तो ये हो जाएगा 18U, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है तो ये हो गया 18U। समझ में आ रहा है। अभी यही मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये 18 ग्राम को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझ में आ रहा है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास। जितना एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, सारा एटम का मास को हम अगर सम मिला देंगे तो जो मिलेगा वही होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर मास और एक कंपाउंड का कैलकुलेट करेंगे जैसे कि CH4। CH4 में क्या क्या है, कार्बन एक है, कार्बन का मास पता है, कार्बन का जो मास है वो 12 है, हाइड्रोजन का मास है जो 1 है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो अमोनिया का इस तरह निकाल सकते हैं, अमोनिया का हो जाएगा नाइट्रोजन का जो है दैट इज 14, हाइड्रोजन का तो पता है 1, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो इसी तरह एक बड़ा एक मॉलिक्यूल का निकालते हैं H2SO4। तो H2SO4 में हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, सल्फर का जो मास है वो 32 है, एंड ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 दैट इज 64। तो इसको अगर सम करेंगे तो हो जाएगा 98। तो 98 ग्राम ऑफ सल्फर का मतलब है दैट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका वेट होगा 98 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर दिया गया है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुगर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया है जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। तो बेसिकली एक शुगर का फॉर्मूला है। तो कार्बन का मास हमको पता है दैट इज 12, हाइड्रोजन का मास है 1 एंड ऑक्सीजन का मास है 16। तो इसको क्या करेंगे 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा 144 प्लस 22 प्लस 176। तो इसको अगर हम सॉम करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 342। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मास ऑफ
0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, अभी हमने शुगर का मॉलिक्यूलर मास यहां पर निकाला, तो हमको पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इज इक्वल टू 342 ग्राम। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल का शुगर का वेट 342 है तो 0.5 का कितना होगा? 0.5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इज इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा 0.5 मतलब हाफ, डिवाइड कर देंगे 342 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 171 ग्राम। तो मतलब 0.5 ग्राम ऑफ शुगर का मतलब होता है 342 डिवाइड बाई 2, दैट इज 171 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो ये बीट 1 का आंसर हो गया हमारा। बीट 2 में है ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इन 547.2 ग्राम। देखो बीट 2 में क्या दिया गया है, 547.2 ग्राम शुगर कितना ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा? तो हमको पता है 342 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो अगर 342 ग्राम 1 ग्राम शुगर के साथ सेम होगा तो ये 1 ग्राम कितना होगा? 1 बाय 342, तो 547.2 कितना होगा? ये हो जाएगा 1 बाय 342 इंटू 547.2। तो जो वैल्यू निकल के आएगा, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, ये आएगा 1.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको मैंने सिर्फ एक मतलब ऑल्टरनेट करके लिखा है यहाँ पर। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर मतलब होता है 342 ग्राम ऑफ शुगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 342 ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो इसको 342 ग्राम, अगर 1 ग्राम ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होगा तो 1 ग्राम कितना होगा? 547.2 कितना ग्राम होगा। तो समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया। अब हम जाएंगे मोल कंसेप्ट में। तो ये मोल है क्या? बहुत मतलब कंसेप्चुअल पार्ट है। मोल से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और मोल एक बेसिकली बोल सकते हैं कि एक बेसिक कंसेप्ट है। तुम हर जगह में मोल काम में आएगा, कोई भी रिएक्शन करो उसमें मोल काम में आएगा, स्टोकियोमेट्री पढ़ोगे वहाँ पर भी मोल काम में आएगा, ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहाँ पर भी मोल काम में आता है। तो मोल हम अच्छे से समझते हैं। तो हाउ डू वी मेजर द फॉलोइंग सब्सटेंस? कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि एप्पल, तो एप्पल का हम कैसे मेजर करते हैं? बाय वेट। तो वेट से उसको मेजर करते हैं। जैसे कि बनाना, अब बनाना परचेस करने के लिए जाते हैं जब मार्केट, तो मार्केट में क्या पूछते हैं? उसका डजन क्या है? तो इसको हम मेजर करते हैं थ्रू डजन। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं थ्रू वेट और मास बोल सकते हैं, मास के हिसाब से। इसको डजन मतलब नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस को हम डिफरेंट वे से मेजर करते हैं। तो ये हो गया शुगर, शुगर की भी वेट के हिसाब से, मास के हिसाब से मेजर करते हैं। और ये हो गया टमाटो, तो इसको भी वेट के हिसाब से। और इसी तरह ऑयल को हम कैसे मेजर करते हैं? ऑयल को हम मेजर करते हैं लीटर, मिलीलीटर, इसके हिसाब से। और ये लीटर मिलीलीटर क्या है? ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो डिफरेंट सब्सटेंस को हम डिफरेंट वे से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम एटम को कैसे मेजर करेंगे, एक मॉलिक्यूल को कैसे मेजर करेंगे? देखो, जो एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इतना स्मॉल पार्टिकल कि हम नेकेड आई में उसको देख नहीं सकते। तो उसको कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए क्या हम किस टाइप का वेट मशीन यूज करेंगे? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया जिसका यूनिट होता है मोल। तो मोल एक नंबर है। मोल क्या है? एक यूनिट है जो यूज होता है फॉर काउंटिंग एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो मोल क्या हो गया? एक यूनिट यूज फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो मोल क्या है? मोल है एक यूनिट। मोल इज द यूनिट
यूज फॉर काउंटिंग एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। तो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल को काउंट करने के लिए हमने एक मेथड डेवलप किया जिसको बोलते हैं मोल, सॉरी एक यूनिट डेवलप किया जिसको बोलते हैं मोल। तो जो मोल का वैल्यू होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। तो ये एंटिटीज का मतलब क्या है? एंटिटीज का मतलब ये है कि ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एक मोल बोलेंगे तो सिर्फ एटम को नहीं समझाएगा, एक मोल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक मोल का मतलब एटम भी हो सकता है, एक मोल का मतलब आयन भी हो सकता है। लेकिन ये वैल्यू फिक्स होगा, एक मोल बोला जाएगा तो इतना नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में बोलूंगा तो उसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या है? तो ये भी हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये 200 के जैसा एक यूनिट है। कैसे? कि हम डजन बोलेंगे तो 12 को समझाएगा, एक पेयर बोलेंगे 2 को समझाएगा। तो एक डजन का मतलब 12 नंबर, कोई भी ले सकते हो। अगर तुम बनाना खरीदते हो तो एक डजन का मतलब 12 बनाना हो गया। समझ में आ रहा है? तो डजन का मतलब होता है 12, तुम कुछ भी सामान खरीदो। ठीक है, तो इसी तरह मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। तुम कोई भी एटम ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी आयन ले लो, मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये मोल को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोला जाता है? ये जो नंबर है इसको क्या बोला जाता है? एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड स्मॉल ए। ये तुमने 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन वहां पर ये नहीं पढ़े कि ये चीज आया कहां से। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो मोल, इतना बड़ा नंबर, ये आया कहां से। क्या सच में वो एटम को काउंट करके ये नंबर निकाला है कि एक एटम के अंदर इतना मॉलिक्यूल होता है, इतना एटम होता है, एक आयन होता है? इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट मच लार्ज नंबर ऑफ आयन्स, to counting the atom and ions to make that number? No, it is not possible by counting. They develop a method or they develop a calculation through which they can calculate this number. तो एक नंबर यहाँ से जो लिखा गया है, इतना बड़ा नंबर, ये कैलकुलेशन से आया है। कैसे कैलकुलेट किया अभी देखते हैं। तो ये जो मोल कंसेप्ट नंबर कहाँ से आया? तो मोल का मतलब होता है it is defined as the amount of substance that contain the same number of entities as the number of atom in 12 ग्राम of carbon 12। तो कार्बन 12 में 12 ग्राम कार्बन लेंगे, मतलब हम कार्बन 12 ग्राम लेंगे, तो ये 12 ग्राम कार्बन जितना एटम कंटेन करेगा उसी को बोलेंगे 1 मोल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो मतलब 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितना एटम प्रेजेंट रहेगा उसी को बोलेंगे 1 मोल। और जो 1 मोल होता है वो वैल्यू होता है 6.023 या 22 इंटू 10⁻23। तो मतलब 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि कार्बन का जो एक्चुअल मास है वो हमको पता चल गया। कैसे? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अभी साइंस डेवलप किया, इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप हुआ कि इजीली हम कैसे एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकें। तो एक कार्बन एटम का जो मास होता है दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। ठीक है, तो मतलब इतना ग्राम एक कार्बन का वेट है। अभी हमें पता है ये कार्बन का जो मास है वो 12 है, हमने 12 ग्राम कार्बन लिया है। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितना एटम रहेगा? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम
डिवाइड बाय 1.99 इंटू 10⁻23। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये नंबर यहां से कैलकुलेट हुआ, कहां से, कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितना एटम है। 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम है। तो यहां से ये कैलकुलेशन निकल के आया कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतना एटम प्रेजेंट है। तो इसी तरह हर वो कार्बन के अंदर, हर वो एटम के अंदर जो मास हमने ले रहे हैं कि नाइट्रोजन का मास क्या है, नाइट्रोजन का मास है 14, तो 14 के अंदर उसका मास को अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी ये नंबर आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मोल है, ये जो मोल नंबर है, तो ये इस तरह कैलकुलेट हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये डायग्राम देखो, ये पिक्चर में दिखाया गया है कि एटम को वेट करेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम को, तो हमें मिलेगा 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। ये इक्वल टू होगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना एटम कंटेन करेगा, 6.023 और 22 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम भी 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना एटम कंटेन करेगा, यहां पर एटम कंटेन नहीं करेगा, यहां पर हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि एक एटम के अंदर इतना एटम रहेगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर भी उतना ही मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहां पे लिखा गया है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल इक्वल होगा 1 मोल ऑफ शुगर के साथ। 1 मोल ऑफ शुगर के अंदर भी 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल रहेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल का नंबर होता है 1 मोल में जो नंबर रहेगा वो फिक्स है। तो ये मोल को हमने एक नंबर में कन्वर्ट किया। तो मोल को हमने कहां पर कन्वर्ट किया, मोल को अभी हमने एक नंबर में कन्वर्ट किया। तो 1 मोल बोलेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हो भी सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो 1 मोल बोलेंगे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, कोई भी आयन, तो वो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया? ये हो गया मोल कंसेप्ट इन नंबर, मोल कंसेप्ट इन नंबर। अभी हम मोल कंसेप्ट इन मास देखेंगे। तो मोल को हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे मोल कंसेप्ट इन मास। तो मोल कंसेप्ट को हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मोल को हम मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मास ऑफ एन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को बोलते हैं मोलर मास। तो 1 मोल सब्सटेंस का मास मतलब कि एक CH4 लेते हैं, तो CH4 का वेट कितना हुआ, 16। तो 16 ग्राम, तो उसको बोलेंगे 16 ग्राम मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। तो ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन है इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, तो इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, और ऐसे ही बोल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एटम, और बोल सकते हैं फॉर्मूला
मास ऑफ एन आयन। तो आयन का फॉर्मूला के मास के साथ 1 मोल सेम हो सकता है, एटॉमिक मास के साथ भी वो 1 मोल हो सकता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास को भी हम 1 मोल बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। तो 1 मोल ऑफ NaCl मतलब कितना वेट होगा? 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब होगा सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम का जो वेट होता है वो होता है 23, क्लोरीन का जो वेट होता है दैट इज 35.5। तो ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। समझ में आ रहा है? अगर मुझे मोल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल होगा, नहीं तो एटॉमिक मास हो सकता है। अगर वो सब्सटेंस एटम है तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और बोल सकते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस अगर पता है, एक सब्सटेंस जो है उसका वेट अगर पता है तो हम उसका मोल कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मोल पता है तो उसका वेट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले देखा कि मोल को कैसे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हमने देखा कि एक मोल को हम मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी देखेंगे एक मोल को हम कैसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मोल इन वॉल्यूम। तो मोल इन वॉल्यूम क्या है? देखो, अभी हमने देखा कि एक मोल का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हमने जब एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था, एवोगाड्रोस लॉ, तभी हमने देखा था कि एवोगाड्रोस लॉ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है वेपर डेंसिटी से, और तभी हमने एक वॉल्यूम के साथ मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन निकाला था। तो क्या था वो? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सर्टन mass of 22.4 liter of gas at STP। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो कोई भी मॉलिक्यूलर मास किसके साथ सेम होगा? तो मॉलिक्यूलर गैस का, एक गैस का 22.4 लीटर गैस के साथ सेम होगा अगर वो गैस को हम STP में कन्वर्ट करते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है, तो मोल को वॉल्यूम हम क्या कन्वर्ट करते हैं स्पेशली गैस के लिए। कोई मॉलिक्यूल अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तब हम मोल वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे? जब एक गैसियस मॉलिक्यूल को हम लेंगे। ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए हम वॉल्यूम एज द यूनिट यूज करते हैं। तो तब क्या करेंगे? मास ऑफ द 22.4 लीटर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर ये मॉलिक्यूलर मास हो गया तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का यूनिट क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको बोल सकते हैं 273.15 केल्विन, एंड जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। ऑन दैट कंडीशन द गैस इज कॉल्ड एट STP। इस कंडीशन में अगर हम कोई गैस को रखेंगे तो बोलेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP।
तो अगर एक गैस एसटीपी कंडीशन में होगा तो 1 मोल गैस होगा 22.4 लीटर, और इसको बोल सकते हैं 22,400 ml। तो 1 मोल गैस का मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस और 22,400 ml ऑफ गैस। तो लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ, ये हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब होगा 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन गैस को अगर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस 1 मोल प्रेजेंट है एट एसटीपी में तो वो हो जाएगा 22.4 लीटर और 22,400 ml। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल मतलब होता है 6.02 2 × 10⁻23। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो हमने क्या किया? अभी एक मोल को हम 3 वे में कन्वर्ट किया। एक तो नंबर में कन्वर्ट किया, मास में कन्वर्ट किया एंड वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू में देखते हैं। देखो, तो 1 मोल को हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल क्या बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, कितना पार्टिकल है 1 मोल के अंदर, कितना पार्टिकल है? जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट है, दैट इज 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। कोई भी पार्टिकल अगर 6.022 × 10⁻23 नंबर में रहेगा तो उसको बोलेंगे 1 मोल। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है? तो इसी तरह 1 मोल को हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन टर्म ऑफ मास। 1 मोल को हम मास के टर्म में क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये 1 ग्राम एटम का मतलब होता है एटॉमिक मास। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस मतलब फॉर्मूला मास। तो मोल को हमने पार्टिकल टर्म में कन्वर्ट किया, मोल को हमने इन टर्म ऑफ मास में बोला। तो अगर मोल को हम मास में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 मास ऑफ एटम, 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मूला मास ऑफ दी सब्सटेंस। किसी का फॉर्मूला मास उसका 1 मोल के साथ सेम होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इन टर्म्स ऑफ मास हो गया एटॉमिक मास, मोलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या बोलेंगे? तो एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी। हम एनटीपी बोल सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में या नॉर्मल कंडीशन में जो एक मोल का वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर। तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो ये हो गया हमारा मोल कंसेप्ट। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव ए गुड डे। टेक केयर, बाय बाय।